नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश इस समय मौजूद हूं रिठाला विधानसभा के वार्ड 27 के में और मेरे साथ मौजूद हैं यहां के रिठाला विधानसभा के प्रवक्ता जो हैं दीपक जैन। बात करेंगे कुछ खास मुद्दों को लेकर के, आने वाले निगम के चुनाव को लेकर के। दीपक जैन जी से नमस्कार। दीपक जी नमस्कार जी, मैं सभी सीसीएन न्यूज के दर्शकों को सर्वप्रथम बधाई देता हूं और नमस्कार भी करता हूं। दीपक जी, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे रहेगा कि अभी जिस सड़क से मैं आ रहा था वो सड़क जो है अभी भी यूं क्यों है, टूटी फूटी क्यों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री महेंद्र गोयल जी द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र की 14 अनाधिकृत कॉलोनियों में, या यूँ कहें कि 30 साल बाद इन कॉलोनियों में, 30 से 35 साल बाद इन कॉलोनियों में आंतरिक और बाहरी सीवर लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है। अगर आप इसके पैरेलल वाली रोड से आते तो आप देखते कि बड़ी साफ सुथरी नई सड़क। इस सड़क की बात बताओ। देखिए, पूरे क्षेत्र में जब कहीं भी सीवर का काम होता है तो सीवर हमेशा एक गली से दूसरी गली को जुड़ता हुआ और आउटफॉल तक जाता है। जिस सड़क से आप चलकर आ रहे हैं, अगर इसके एंड तक जाएंगे तो वहां सीवर का कार्य प्रगति पे है। अभी पोल्यूशन की वजह से रुक गया, अगले 1 महीने में ये सड़क बनकर तैयार। पहले 2 साल कोरोना का बहाना था, अब पोल्यूशन का बहाना है। देखिए, 2.5-3 साल से ये काम हमारा सीवर का चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। पूरा फेज 2 हम निपटा चुके हैं। बुधवार फेज 1 60% काम हम सीवर का कर चुके हैं। रही बात बहानों की, तो ये बहाने ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ये तो केजरीवाल जी के हाथ में है, क्योंकि दिल्ली वासी इस समय जो कहीं ना कहीं इस समय पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, उनका ये कहना होता है कि ये पोल्यूशन बाहर से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, जबकि दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। ऐसा क्यों? कुछ एक बार इस चीज पे भी चर्चा करेंगे, पोल्यूशन का सोर्स क्या है। मैं तो अनेक सोर्स हैं पोल्यूशन के, पर उन पर आने से पहले मैं थोड़ा सा, अभी मैं दिवाली से पहले व्हाट्सएप देख रहा था, खूब सारा मैंने व्हाट्सएप देखा। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन किया, उसके बाद भी हमारे कुछ फर्जी हिंदू, एक मैसेज चलता था कि दिवाली पर ही पटाखे क्यों बैन किए जाते हैं, ईद पर क्यों नहीं बकरा कटना बैन कर दिया जाता। तो जो ये ऐसे समाज के अंदर जो ये चीजें घुल गई हैं कि हम अपना जीवन नहीं देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ हर चीज में राजनीति देख रहे हैं। आपने पटाखों की बात छेड़ी, सीधा सीधा सवाल मेरा आपसे कि इस बार पटाखे बैन थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल 100% पटाखा बैन था दिल्ली के। लेकिन आपके विधायक जी कह रहे थे कि बैन नहीं है, हट गया था बैन। देखिए, मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं कि ऐसा कहा, माननीय विधायक जी ने कहा। माले जब आपको ये नहीं पता, आप प्रवक्ता और आपको ये नहीं पता कि बैन थे या नहीं थे, 100% सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में पटाखे बैन थे, तो फिर आपके विधायक जी क्यों कहते हैं कि उस दिन बैन हट गया? अब मैं वो सुनूंगा इंटरव्यू कौन सा था जिसमें माननीय विधायक जी ने ऐसा कहा। चलिए, दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर के आपकी दिल्ली सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर आप देखिए, पिछले कई सालों के अंदर जो बड़े बड़े बदलाव किए। पिछली बार दिल्ली ने सबसे ज्यादा पोल्यूशन कम करने के लिए 1 लाख पौधा दिल्ली में लगाया, उसके तहत। उसके बाद भी पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली के अंदर रोज ऐसे सोर्सेस इंप्लीमेंट होते हुए चले जाते हैं। अगर देखें हम एक ऑन एवरेज जो पिछले साल का था, दिल्ली के अंदर एक साल में 2000 गाड़ियां सड़क पर आती हैं। ये तो मैं बहुत छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ जितनी मेरी समझ में है। 2000 गाड़ियां जब सड़क पर नहीं आती हैं तो वो 365 दिन पोल्यूशन करती हैं। अगर हम 365 पेड़ भी प्रतिदिन लगाएं तो भी उन गाड़ियों का पोल्यूशन हम दूर नहीं कर सकते। ई व्हीकल पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर सबसे खराब हुआ करती थी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ई व्हीकल पॉलिसी दिल्ली के अंदर आज इतनी सरल बना दी है। और मुझे लगता है आपने भी सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली की सड़कों, आपने जितनी भी पॉलिसियां लाई, मैं कहता हूं सारी बात को खत्म करते हैं, सीधी बात पे आते हैं। आपने जितनी भी दिल्ली सरकार ने जितनी भी पॉलिसी बनाई पोल्यूशन के लेकर, सारी विफल रही। अभी तक दिल्ली में पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। देखिए, पोल्यूशन खत्म होना, मुझे लगता है कि हम पोल्यूशन को रोक तो सकते हैं, खत्म होना तो धीरे धीरे हम अन्य, अगर दिल्ली से सटे राज्यों की भी अगर बात करें तो वहां भी पोल्यूशन खत्म होने जैसी। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है आज भी। देश की राजधानी दिल्ली है, इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है। क्योंकि आप देखिए, जितने भी अन्य राज्य भी हैं, आप बार मुझे कहेंगे अन्य राज्यों पर आप आ रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जो सर्विसेज है वो दिल्ली से सट कर जाती हैं। मैं अगर आपको सीधा सा उदाहरण दूं, आज भी अगर हम हरियाणा या राजस्थान से दिल्ली आते हैं तो, या अन्य राज्यों में जाते हैं तो दिल्ली से घूमकर आज भी जाते हैं, भले ही कितने कॉरिडोर भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने भी बना दिए। अभी आप लोगों ने दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण के विरुद्ध जो युद्ध लड़ने के लिए तख्तियां दे करके स्टैंडों के ऊपर लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 वॉलंटियर होंगे एक स्टैंड पे, और एक रेड लाइट के ऊपर उसकी लगभग एक जो है वॉलंटियर की 700 से 800 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी है। अगर बात करें मतलब 24,000 रुपए मिनिमम एक बंदा ले रहा है और वहां पर 4 बंदे खड़े हैं, तो मान के चले 70,000 रुपए दिल्ली सरकार एक चौराहे पे खर्च कर रही है। तो आपको लगता है कि सिर्फ उस मात्रा से पोल्यूशन खत्म होगा?
देखिए ये एक ना एक सांकेतिक एक युद्ध होता है। आज जब मैं भी रेड लाइट पे गाड़ी चलाकर जाता हूं तो हो सकता है कि इस अभियान से पहले मैं भी अपनी गाड़ी खुली छोड़ देता था। आदमी को एक जब वो रेड लाइट पे खड़ा हो तो उसको वो चीज याद आए कि इस समय मेरी दिल्ली में पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, और सामने उसको एक तख्ती दिख जाए कि युद्ध पोल्यूशन के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, खत्म हो जाएगा। अगर आप ये देखिए ना, गाड़ियां जब जो चल रही हैं वो तो चल रही हैं, उनको तो रोक नहीं सकते। रोक सकता है ना। अगर जब केंद्र सरकार ये कहते हैं कि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने चाहिए, तो दिल्ली सरकार अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन उसके बदले ला दे, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बना दे, तो मुझे लगता है कि वहां पे हंसते हुए चेहरा अपना लगा दिया तख्ती ऊपर केजरीवाल जी ने, और लिख दिया कि हम प्रदूषण के विरुद्ध हम युद्ध लड़ रहे हैं। तो क्या नाम है, युद्ध सबसे पहले नेता और जितने भी मंत्री हैं, यदि वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन यूज कर दें तो प्रदूषण के ऊपर नहीं कंट्रोल होगा। अच्छा, क्या आप एक बात बताएं, दिल्ली में व्हीकल पॉलिसी आए, आज मुझे लगता है 1 साल सरलीकरण हो चुका है उस पॉलिसी का, और दिल्ली सरकार ने 40% जो गाड़ियां हैं उस पे सब्सिडी भी दिल्ली सरकार दे रही है। मैं अपने से आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम जब आप अपने थिएटर से यहाँ तक आए स्टूडियो से, हमने भी आज वो नहीं खरीदी? आज दिल्ली के अंदर जनता तो बाद में खरीदेगी ना, आप जनता के ऊपर बात मत उतारो। सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री ने नहीं इस्तेमाल करी अभी तक। देखिए ये तो अच्छा, दिल्ली सरकार में कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन खरीदना, एक मुझे लगता है किसी भी सरकार में इतना सरलीकरण प्रोजेक्ट नहीं है। पिछली दिल्ली विधानसभा का 6 महीने पहले जो सेशन था उसके अंदर ये एक स्कीम पास कर दी गई है कि जितने भी दिल्ली में सरकारी अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने संतरी हैं और अन्य जितने भी विभाग है, सब के अंदर ई पॉलिसी गाड़ी लागू की जाएगी। और मुझे लगता है कि वो अगले 3-4 महीने में सरकार का जो प्रोसीजर है जीईडी के द्वारा, उसको खरीद भी लिया जाएगा। दर्शकों, ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि अगर 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली में जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री, यदि वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन को, ई मोटर को जो है यूज करते हैं, तो हो सकता है इससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण में कमी आएगी। अच्छा, इस समय मेरा आह्वान तो सभी साथियों से भी है कि जो भी नए वाहन आज खरीद रहे हैं, पुरानों को एकदम चेंज करना बड़ा मुश्किल है, पर जो आज खरीद रहे हैं वो जरूर ई वाहन खरीदें, क्योंकि आप पेट्रोल वाले व्हीकल ही बंद करवा दो, दिल्ली में अपने आप हो जाएगा। अच्छा, आप बताएं कि क्या ये दिल्ली सरकार कर सकती है? आप नहीं, आप अगर उसको करवा दें, उस चीज को प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो प्रस्ताव पास करवा दें। अच्छा, एक बात बताएं, क्या सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन ना रहे, ये जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की है? जनता की भी है। नहीं, सरकार, अन्य सरकारों की भी तो है। जब मैं गया, मैंने पोलिंग बूथ पर जाकर 3 बार वोट अपनी दिल्ली को संवारने के लिए दिया। 1 बार लोकसभा में दिया, विधानसभा में दिया, नगर निगम में दिया। आज मेरी 1 वोट का जो महत्व है, दिल्ली सरकार वो दिल्ली के विषय में काम कर रही है, तो मेरे जो 2 वोट हैं उनका भी तो मुझे महत्व चाहिए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाए। इस समय तो बात दिल्ली के केजरीवाल पे आएगी ना, क्योंकि दिल्ली में उनका दायित्व है, वो मुखिया हैं अपने नहीं, दायित्व तो कहीं ना कहीं एमसीडी का भी है और दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र का भी। पोल्यूशन कंट्रोल करने का एमसीडी के हाथ में आता है, तीनों के हाथ में आता है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप एक काम कीजिए, अभी इस रोड पे जाइए जहां से आप आए हैं, वहां रात दिन खुली आग जल रही होती है कूड़े के अंदर। दिल्ली के अंदर 10,000 पॉइंट में कम से कम आपको चलकर दिखा सकता हूं जहां रात दिन कूड़े में आग जलती रहती है। अभी हाल में जो छठ पूजा का पर्व गया है, दिल्ली वासी बड़े असमंजस में थे। हालांकि छठ पूजा मनाई गई है, वो अलग बात है। जो असमंजस था कि छठ पूजा मनेगी नहीं होगा, ये पर्व कैसे होगा, रोक टोक लग रही थी, उसके ऊपर रोक टोक के पीछे हाथ किसका था? केजरीवाल जी का, किसी और का? अच्छा, आप एक बात बताएं, मैं तो आपसे पूछ मैं भी आपसे एक पूछ लेता हूं, डीडीएमए का चेयरमैन दिल्ली में कौन है? माननीय एलजी साहब हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार के आपदा प्रबंधन के समय कानून लागू करती है, उसके चेयरमैन साहब माननीय एलजी हैं। अगर हम इसकी बात करें कि परमिशन बाद में क्यों मिली, दिल्ली सरकार नहीं, मैं परमिशन बाद में क्यों मिले, मैं रोक किसने लगाई? रोक किसने लगाई? वही यार, तो डीडीएमए कमेटी ने इसकी रोक लगाई कि दिल्ली के अंदर कोरोना को और वो ना फैले। सीधा विपक्ष की बात करें, बीजेपी ने रोक, बीजेपी की नहीं, मैं तो माननीय एलजी साहब की बात कर रहा हूँ। एलजी साहब कहां से चलते हैं वो तो एलजी साहब जाने, पर डीडीएमए की कमेटी जिसके चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल हैं, उन महोदय ने दिल्ली में छठ पूजा पर रोक लगाई। चलो, आपकी बात को बड़ी करता हूं। जब आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के ऊपर कभी कोई बात आती है तो सारे के सारे विधायक जितने भी दिल्ली के, वो तमाम जो है धरने पे बैठ जाते हैं। अब जब दिल्ली वासियों की छठ पूजा की बात आई तो आप लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा क्यों? नहीं, जब दिल्ली के अंदर छठ पूजा पे रोक लगी, जब जिस कमेटी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लड़ते रहे कि वो माननीय एलजी साहब उसको अप्रूवल दें छठ पूजा को, और जब उस कमेटी में अप्रूवल नहीं मिली, धरना क्यों नहीं किया? मैं 1 मिनट आ रहा हूं ना उस बात पे। देखिए, अभी सब मुझे लगता है आपने देखा होगा जितनी बार भी धरना किया है, पहले प्रस्ताव दिया हमने किसी भी काम के लिए,
प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ तो उनसे ऊपर के अधिकारी को बोल दिया, नहीं हुआ तो धरना कर लिया। धरना कहाँ किया? छठ पूजा पर। मैं आपको बता रहा हूं ना जी, हमने जब कमेटी में अप्रूवल नहीं मिली, हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी मिलकर आए और भारत सरकार ने हमारी मांग को मानते हुए परमिशन दे दी। फिर धरना कहां करें? मतलब लास्ट के 4 से 5 दिन पहले, जबकि उससे पहले जनता पूरी असमंजस में, सारे पूर्वांचली इस चीज को लेकर के कहते कि पता नहीं छठ पूजा होगी नहीं होगी, कहीं धरना नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, जब पार्टी बनानी थी तब धरना कर दिया अन्ना आंदोलन में। आज पंजाब के अंदर इलेक्शन है तो वहां पर आज धरने पे फिर बैठ गए उनके क्या बोलते हैं टीचरों के साथ, लेकिन दिल्ली में धरना नहीं किया। नहीं किया। एक बात बता, अभी आप मना कर रहे हो कि जब हमारे को आराम से अप्रूवल मिल गई तो सरकार ने हमें अप्रूवल दे दी छठ पूजा कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। आपको लगता है कि किसी भी त्योहार को मनाने के लिए 5 दिन पहले अप्रूवल देने में वो सक्षम रहेंगे? उससे ज्यादा मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति को अपने परिवार में छठ पूजा मनानी थी, उसको 5 दिन पहले पता लगा कि सरकार छठ पूजा की परमिशन दे चुकी है। सरकार देखिए, एलजी जब भी हमेशा कहते हैं मेरी सरकार, तो एलजी भी दिल्ली की सरकार है। हम ये मान के चले एलजी की अप्रूवल मिली है, दिल्ली वालों ने जो छठ पूजा मनी है वो एलजी से। बिल्कुल, और ना मन रही थी तो भी एलजी की वजह से नहीं मन रही थी, परमिशन दी एलजी ने, तो दिल्ली सरकार के लड़ने पर भारत सरकार से एलजी ने अप्रूवल दी। अब मेरी एक बात आने दीजिए, 5 दिन पहले जब दिल्ली के एक पूर्वांचल व्यक्ति के परिवार को पता लगा कि मुझे छठ मनाने की परमिशन मिल चुकी है, उस व्यक्ति के लिए जब आप कह रहे हैं कि उसे समस्या हुई 5 दिन में, तो जो दिल्ली के लाखों लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने व्यवस्थाएं की। आप सोचिए कि हमारे विभाग को, सरकार को, हम कार्यकर्ताओं को, जो हमने अपने यहाँ सैकड़ों हजारों लोगों के लिए छठ पूजा की व्यवस्था करनी थी, हमें कितनी परेशानियां रही। इस चीज के लिए मैं दिल्ली सरकार की तारीफ करूंगा बिल्कुल, क्योंकि 5 दिन बहुत कम थे। जो सुविधाएं या जो व्यवस्था दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचलों के लिए छठ पूजा मनाने के लिए की थी, वो वाकई बहुत सराहनीय थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी नकारा जाएगा कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं 5 दिन पहले यदि एलजी इनके कहने से अप्रूवल देता है तो वो दिल्ली वासियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि वो 5 दिन पहले दिल्ली वासियों को छूट मिलती है अपना त्योहार मनाने के लिए। कहीं ना कहीं दिल्ली वासी इस चीज को लेकर असमंजस में रहे। बिल्कुल असमंजस में सिर्फ दिल्ली वासी नहीं थे, सरकार भी थी। आप देखें दिनेश जी, मेरी सरकार सड़क पे नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं आपके आंतरिक मामलों में नजर आई। जैसे आप कह रहे हैं चिट्ठी लिख दी हमने, लेटर लिख दिया हमने, पत्र लिख दिया, लेकिन कहीं भी धरना नहीं हुआ। जैसे आज केजरीवाल जी पंजाब में नजर आ रहे हैं धरने पे, उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि 7 दिन पहले छठ पूजा से 7-8 दिन पहले डीडीएमए की मीटिंग होनी थी। दिल्ली सरकार अपना वित्त विभाग पूरा प्रपोजल बना के एलजी साहब को भेज चुका था कि इस बार विद डीडीएमए की मीटिंग में हमें क्या क्या प्रस्ताव, इन चीजों में तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, आस्था का पर्व है। क्या क्या प्रस्ताव लाने हैं ये हम एलजी साहब को भेज चुके थे। डीडीएमए की मीटिंग 5 दिन 6 दिन पहले हुई और उस मीटिंग में दिल्ली सरकार बिल्कुल आश्वस्त गई थी कि छठ पूजा की परमिशन मिल जाएगी, जबकि साप्ताहिक बाजारों की और अन्य चीजों की मिल चुकी थी। जब उस मीटिंग के अंदर वो अप्रूवल नहीं मिली, हमारे पास 6-7 दिन थे। अब उन 6-7 दिनों में या तो हम सब कुछ लेके धरने पे बैठ जाते, या एक बात के माध्यम से हमने एक बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी शहरी विकास मंत्री से मिलकर आए, स्वास्थ्य मंत्री साहब से मिलकर आए भारत सरकार के, और मैं तो कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि एक बार मिलने पर उन्होंने ये अप्रूवल दिल्ली सरकार के माध्यम, एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार को दिलाई। तो उन 5 दिनों में धरना करने की बजाय हजारों सैकड़ों लाखों लोगों के पर्व को अच्छा मना दिया जाए, दिल्ली सरकार ने अपना सोर्सेज वहां लगाया। और कहीं ना कहीं मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने उस समय वो 5 दिन, ना ये सरकार आपकी है ना ये सरकार मेरी है, ये सरकार दिल्ली वासियों की है। सरकार आपकी सरकार दिल्ली वासियों की सरकार है, पर कहीं ना कहीं मैं सरकार का प्रतिनिधित्व, पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उस नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने उन 5 दिनों में दिल्ली वासियों, पूर्वांचल वासियों के लिए काम किया, राजनीति छोड़कर। अभी दिल्ली के अंदर पेट्रोल के जो रेट हैं वो बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं 3 रुपए कम करे हैं, मतलब 5 रुपए कम करे और 3 रुपए कम करने की बात चल रही है। टमाटर के भाव जो हैं इस समय आसमान छू रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मुझे आज वो नारा याद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मोदी सरकार कब केंद्र सरकार, इंतजार करते रहेंगे, इंतजार से बात नहीं बनेगी दीपक जी। दिल्ली वासियों को इस समय मेरा इंतजार तो सिर्फ ये है कि कब केंद्र की मोदी सरकार कब केंद्र में आए और बाबा रामदेव जी वाला 40 रुपए पेट्रोल हम भरवाने लगे। रही बात 3 रुपए और 5 रुपए कम करने वाली, तो मैं एक पूछना चाहूंगा, जब 5 रुपए कम किए थे
तब रेट का तेल का दाम क्या है और आज तेल का, वो जो 5 रुपए कम किए थे वो बढ़ के 7 रुपए बढ़ चुके हैं। 3 रुपए अगर आज वो कम करेंगे तो मुझे लगता है अगले 4 दिन बाद फिर वो 3 रुपए कवर हो जाएंगे। मान लिया जब पेट्रोल के भाव बढ़े थे, इस समय टमाटर के भाव बढ़े, तो आप लोग कहां हो? बिल्कुल सो रहे हो, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। देखिए मैं तो ये वो सरकार है जो 1 साल से धरने पे बैठे हुए किसानों के साथ कितना बुरा किया। इस सरकार, इसलिए आप धरने पे नहीं बैठे। इस सरकार ने जो लोकतंत्र में जो बुनियादी चीजें थी वो बिल्कुल धराशायी कर दी है। इनके लिए आप 1 दिन प्रदर्शन करें, 1 साल प्रदर्शन करें और 10 साल प्रदर्शन, मतलब धरने पे बैठना कोई समाधान नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं आप? सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। धरने पे बैठना, अच्छा एक बात बताएं आप, मुझे बताओ, धरने पे बैठना समाधान है या नहीं है? एक बात नहीं, धरने पे बैठना 100% समाधान है। एक बात बताएं, तो फिर बैठे क्यों नहीं? आप किसके सामने रोएंगे जो आपकी बात सुन रहा हो? आज हम एक ऐसे सांड के आगे बीन बजा रहे हैं जो कभी नहीं सुनेगा। और मुझे लगता है कि और चीजें सरकार में छोड़कर हम अगर धरने पर बैठ जाएं तो जो दिल्ली वासियों को अन्य सुविधाएं मिल रही हैं कहीं ना कहीं उनसे भी वो वंचित हो जाए। तो फिर आपके केजरीवाल जी पंजाब में जाके धरने पर क्यों बैठे? कौन से धरने में बैठे? अभी बैठे नहीं, धरने उन्होंने तो समर्थन दिया है उन्हें जाके। तो वो धरना, उन्होंने तो धरना कर रखा है। धरने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 1 घंटा शिक्षकों के बीच गए हैं। उन्होंने उन शिक्षकों को समर्थन दिया है और एक प्रॉमिस किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। प्रॉमिस तो दिल्ली में भी बहुत किए थे और पूरे भी कर रहे हैं। क्या पूरे? बताएं आप, क्या दिल्ली सरकार ने जो मोटे मोटे प्रॉमिस किए कि हम बिजली आधी रेट पे देंगे, आधे रेट के बजाय अब दिल्ली सरकार 200 यूनिट पे फ्री भी दे रही है, जो प्रॉमिस नहीं था। पानी 20,000 लीटर फ्री देंगे। उसके बाद दिल्ली सरकार हर 3 साल में जिन लोगों के पुराने बिल थे वो भी माफ कर रही है। शराब भी घर घर पहुंचा रही है। अच्छा बताएं कैसे पहुंचा रही है? 21 साल की उम्र कर दी है, घर घर हर वार्ड में शराब की तो ठेके खोले। आप एक बात बताएं, हम इस वार्ड में बैठे हैं, हम यहीं की बात करते हैं, बुधवार वार्ड। नहीं, मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूं। यहाँ से शुरू करते हैं ना, हम शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। वार्ड नंबर 27 है, इसके अंदर 2 शराब के ठेके हुआ करते हैं। एक बिल्कुल मंदिर, खाटू श्याम मंदिर के बगल में, एक हमारा जैन स्थानक सूर्या मार्केट के पास। आज वो दोनों ठेके बंद हो गए हैं। आज नया ठेका जिसको इस एरिया में अलॉट होगा, आज वो पिछले 2 महीने से घूम रहा है कि वो दुकान कहां खोले। उसका बड़ा कारण दिल्ली सरकार की जो नई आबकार नीति है। आबकार नीति के तहत दिल्ली सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कमर्शियल एरिया में ही ठेका खुल सकता है, डोमेस्टिक में भी खुल रहा है। मैं तो देखिए जहां खुल रहे हैं, अभी एक अवंतिका से खबर आई कि वो एक डोमेस्टिक एरिया में ठेका खोल रहे हैं। 4 वहां के स्थानीय निवासी और 2 हमारे प्रतिनिधि वहां धरने पे बैठे। एक आबकारी नीति के, अब आप धरने की बात कर रहे हैं, अब आप धरने की बात कर रहे हैं। देखिए जहां हम नहीं रोक सकते, की बात आती है तो धरने पे बैठे, अपनी बात आती है तो धरने पे नहीं बैठे। हमारे साथी धरने पे बैठे, हमारे कार्यकर्ता धरने पे, हमारे नेता वहां धरने बैठे, सिर्फ पब्लिक को वहां जगाने के लिए। और 4 दिन के अंदर कमिश्नर से माननीय विधायक जी ने बात की, जो लोकल आबकार विभाग के जो लोकल अधिकारी उसमें कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कर रहे थे और वो ठेका बंद हुआ। अब ये 25 साल की उम्र को लेकर के 21 साल घटाने में जो दिल्ली वासियों के रगों में शराब दौड़ाने की बात चल रही है, इसमें क्या ट्रेजेडी है? अच्छा एक बात बताएं दिनेश जैन जी, हमारे मुझसे मत पूछो हर बात, मुझे बताओ। अच्छा मैं तो आपको बताऊं, पूरी दिल्ली के अंदर हम अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो दारू का व्यापार करते हैं, उनको पिछले सालों में पकड़ने में कितनी नाकाम रही आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, 1 मिनट सुन लीजिए। जब हमारे परिवारों के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे नकली दारू उन परिवारों से खरीद कर पीते हैं, सुन लीजिए वो, अब आप एक बात बताएं, जिस व्यक्ति को शराब पीनी है, आज हम इस रोड पे निकल जाएं, 10 आदमी ऐसे होंगे जिनको शराब की लत है, और अगर हम उन्हें शराब उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, अगर सरकार उनको, मेरे से मतलब मेरा नहीं है, अगर सरकार उनको शराब उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो वो लोग नकली दारू जाकर पिएंगे, जिससे ना जाने कितने ही घरों में हादसे हो रहे हैं और हुए हैं। आज कहीं ना कहीं 21 साल का बच्चा जो शराब पीना चाहता है या परिवार शराब पिलाना चाहता है, वो कम से कम नकली शराब नहीं पिएगा, वो ठेके से जाकर असली शराब ले लेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि दिल्ली सरकार जगह जगह ठेके खोल रही है, हमारे इस वार्ड से 2 ठेके दिल्ली सरकार ने बंद कराए, नया ठेका एक नहीं खुला। अगर वो ठेका खोलेगा तो कहीं ना कहीं किसी मॉल में जाकर ठेका। अभी 21 वाली उम्र पे जाते हैं पहले हम। आपने मुझे बताया कि क्या नाम है, वो चोरी से पीता था या वो पीना चाहता था, वो नकली शराब लेता था। अभी जर्नल चीज देखने में आता है, मेरा एक छोटा भाई है, उसकी उम्र है 22 साल की। वो मुझे कहता था भाई मेरे को शराब पीनी है, मैं उसको रोकता था, अक्सर 25 साल का हो जाएगा उसके बाद, तो वो मेरे को खुलेआम कहता है अब तो अप्रूव कर दिया दिल्ली
दिल्ली सरकार कह रही तो पी सकते। अच्छा एक बात बताएं, इंसानियत के तौर पे ये गलत है या ठीक है? एक उम्र घटाकर उसको शराब पाना। मैं आ रहा हूं, अगर वो बच्चा या भाई जो आप कह रहे हैं हमारा छोटा भाई आपसे वो शराब मांग के कहता था भैया मैं शराब पी लूं क्या, और आप कहते थे नहीं उम्र छोटी है, तो ये क्या प्रमाण आप इसको कर सकते हैं कि वो बाहर जाकर नकली शराब नहीं पीता? लेकिन अब तो खुलेआम पी सकता है। मान ले, चलो आप की बात मानता हूं, यहाँ पर सबको पता है, क्षेत्रवासियों को पता है, दिल्ली वासियों को पता है, दिल्ली की सरकार को पता है कि जगह जगह गली में अफीम, गांजा, नरक, चरस वगैरह सब बिकती है, चोरी से बिकती है। फिर तो उसको भी अप्रूव कर दो, सरेआम पिएगा फिर तो वो। देखिए भारत सरकार ने कई जगह किया हुआ, दिल्ली सरकार कर दे। नहीं, दिल्ली सरकार को तो चरस बेचने की पावर नहीं है, तो फिर मतलब शराब बेचने की पावर इसने 21 साल कर दी। एक बात बताएं, हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में कहा गया नई आबकारी नीति पे कई लोगों ने रेट लगाई, हाई कोर्ट ने सीधा सा कहा दिल्ली इस समय इस चीज का विरोध कर रही है कि 25 साल से 21 साल मतलब शराब पिलाना चाहते हो क्या एक बच्चे को भी आप? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मान लीजिए आप बार बार मुझसे मत पूछो, मुझे बताओ। मुझे पूछना तो आपसे भी पड़ेगा ना, आप भी समाज के एक दर्पण है। 25 साल, सीधा बात है कि अगर 25 साल तक का बच्चा पहले शराब पी सकता था, 25 साल से ऊपर का ही पी सकता था, अब अगर उसकी उम्र 21 कर रहे हो तो इसका मतलब फिर तो बच्चा भी पिएगा शराब, उसको छोटा बच्चा भी पिएगा। देखिए फिर आप सीधी सी बात ये है कि क्या वो 21 साल का बच्चा पहले शराब नहीं पीता था? हो सकता नहीं पीता हो सकता है, तो वो अब भी नहीं पिएगा। नहीं, जब आप अप्रूव ही कर दो। मेरी उम्र 27 साल है, मैं शराब पहले भी नहीं पीता था, उस चीज को मतलब अगर इसको 18 या 17 या 15 या इसको बढ़ा के 30 भी कर देते तो मैं तब भी नहीं पीता। आप उसको लीगल कर रहे हो ना, कि अब 21 साल का बच्चा आराम से ले सकता है। अब अगर कोई चीज इलीगल चल रही है धड़ल्ले लेवल पर, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं, हमारा प्रशासन दिल्ली पुलिस उसको नहीं रोक पा रहा है, तो क्यों हम उसको इलीगल रहने दें, उसको लीगल क्यों ना कर दिया जाए? पहले एक मिनट सुनिए, जब शादी की उम्र 30 साल, एक बार प्रस्ताव आया कि शादी की उम्र को 30 साल किया जाए, और हमारे यहाँ गांव में कितना चलता था कि हम बचपन में शादी कर देते थे 17, 18, 19 साल में। तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को अगर 21 साल की उम्र में शराब उपलब्ध हो रही है, जो उम्र पहले 25 साल हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के साथ एक खिलवाड़ है, उनके स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए शराब कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ शराब कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं तो निवेदन भी कि सारे ठेके एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाएं कि वहां से कोई शराब ही ना खरीदे, क्योंकि आदमी शराब नहीं खरीदने जाएगा, एक दिन वो बंदी हो जाएगी। आप मानो या ना मानो, आप पार्टी में हो इसलिए अपने मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस एज को, उम्र को कम करने के पीछे जो स्वास्थ्य वाली आपने बात की, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और अन्य अधिकारियों की और हमारी भी कहीं ना कहीं सोच मात्र एक रही होगी कि जो नकली शराब लोग पिया करते उसको कहीं ना कहीं वो असली पीने लग जाए। सेहत खराब दोनों ही शराब करती हैं, पर नकली ज्यादा करती है। निवेदन तो यही है कि कोई भी ना पिए, पर इसके पीछे जो सोच है वो कहीं ना कहीं नकली शराब लोगों को ना पी जाए, ये सोच रही उम्र कम। इंसानियत के तौर पे अगर बात करूं तो शराब जो 25 से 21 उम्र करती है वो बिल्कुल गलत है। आप पार्टी के में हो इसलिए अपने मुंह से नहीं कह रहे, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते अगर बात करें तो आप भी इस चीज को मानेंगे कि जो उम्र कम करी है वो, अगर यही चीज बीजेपी कर देती तो भी आप सपोर्ट में रहते क्या? देखिए मैं तो एक निवेदन ही ना कर दूं, ज्यादा निवेदन तो अच्छा ये है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिलकर हमारे दिल्ली पुलिस विभाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि दिल्ली में पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए। ये वाक्य में बड़ी अच्छी बात कही है दीपक जी ने कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर 21 साल करने के बदले शराब को अगर पूरी तरह बैन कर दें तो कहीं ना कहीं दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक होगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए बिहार में एक एग्जांपल हमारे पास है, बिहार में शराबबंदी हुई पर मात्र अब लोग नकली शराब पीकर वहां मर रहे हैं। आप इस चीज को तो मानते हैं ना कि 21 साल करने के बदले पूर्णतः बैन कर देना चाहिए 100%, और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं उनके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम शराब बैन कर दे, पर फिलहाल दिख नहीं रहा। पर उसका कारण है ना दिनेश जी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है। मान लीजिए आज दिल्ली सरकार एक फैसला लेके कहे कि हम पूर्ण शराबबंदी करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो सारी बात फिर प्रशासन पर आ जाएगी उसको लागू करने के लिए। अब देखिए लागू उसको कैसे किया जाएगा, आप देखें जब दिल्ली में देश में कोरोना आया और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, उस टाइम दिल्ली सरकार शराब बेच रही। एक मिनट जी, जब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, पूरी दिल्ली के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था। एक मिनट दिनेश जी, आ रहा हूं मैं उस बात पे। पूरी दिल्ली के अंदर सन्नाटा पसर गया था। उसके बाद जब दिल्ली केंद्र सरकार ने राज्यों पर लॉकडाउन छोड़ दिया और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो लॉकडाउन बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाया। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था प्रशासन का। दिल्ली पुलिस ने उस लॉकडाउन में बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लिया। इसी तरह शराब पर
इसी तरह शराब पर हो जाएगा। अगर दिल्ली सरकार शराब की शराबबंदी कर देगी और दिल्ली पुलिस उसको लागू नहीं करा पाएगी, दिनेश जी आप विश्वास मानिए, हर घर के अंदर जो लोग शराब पीते हैं वहां नकली शराब पीकर लोग बीमार होंगे। आप लॉकडाउन की बात आपने छेड़ी है, मैंने नहीं। अगर लॉकडाउन की बात छेड़ी है तो बात करते हैं। जहां लॉकडाउन लगा हुआ था तब जगह जगह उन्होंने शराब की ठेके खुलवाई, ठेकों को अप्रूवल दी कि वो शराब बेच सकते हैं, वहां पर खूब लंबी लाइनें लगी, तब व्यवस्था नहीं बिगड़ रही थी लॉकडाउन की। कौन से वाले लॉकडाउन में? दूसरे लॉकडाउन में? बिल्कुल नहीं, चौथे लॉकडाउन में। अच्छा। चौथे लॉकडाउन में। अच्छा एक बात बताएं, मैं आपसे तो नहीं पूछूंगा, फिर आप कहेंगे पूछ रहे हैं। भारत सरकार के वो ऑर्डर, आज मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूं भारत सरकार को, भारत सरकार के वो ऑर्डर आज भी हैं जिसके अंदर उन्होंने पहले 2 लॉकडाउन 2 थे वो तो अपने हाथ में रखे, उसके बाद जो तीसरा और चौथा लॉकडाउन था वो उन्होंने सभी राज्यों को दे दिए। और लगभग जब यूपी हरियाणा इन दोनों राज्यों में जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, शराब के ठेके और शराब की दुकानें खोल दी गई, उसके 1 महीने बाद दिल्ली के अंदर जब दिल्ली सरकार ने देखा कि ईस्ट दिल्ली और इधर से बाहरी दिल्ली सारे हरियाणा के बॉर्डर पे और यूपी के बॉर्डर जाने लगे शराब लेने के लिए, और कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि भाई दिल्ली की पब्लिक जो है यूपी जा रही है, क्या पता ये वहीं ना कोरोना को आदान प्रदान कर दे, तो दिल्ली सरकार ने ठेकों को खोल दिया। तो दिल्ली में होने दो कोरोना, अगर वहां ना हो रहा तो चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। अभी निगम के चुनाव को लेकर के आप यहाँ पर हालांकि बहुत सारे बंदे तैयारी कर रहे हैं, अभी दिल्ली की व्यवस्था की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है दिल्ली सरकार। अभी यहाँ पर जो है कंझावला के अंदर एक बच्चे के साथ रेप का मामला सामने आया है, क्या मामला है वो? देखिए मेरी जानकारी में मात्र इतना, देखिए रेप जैसी घटना को ठीक कहना या ठीक उस पर ये भी विचार करना कि वो ठीक है, ये तो बड़े मानवता के खिलाफ है। हमारा देश बड़ा संस्कारी देश हुआ करता था और अभी भी है, पर कहीं ना कहीं ऐसी जब घटनाएं आती हैं तो वो अंदर तक झिझोड़ देती हैं। आज मैंने भी सुबह मैं यूट्यूब चेक कर रहा था, उस पर आया, मैं तो कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि हम जैसे ही समाज के लोगों को थोड़ा सा अपने बच्चों में ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे कि वो दूसरे की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियां समझें। दीपक जी ये सब ना शिक्षा भर रह जाती हैं, आप और हम डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और जनता सुन भी लेती है, लेकिन अब नहीं लगता मुझे इन चीजों के ऊपर कोई असर होता है। कोई भी धरना, कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है आम आदमी पार्टी, जबकि आम आदमी पार्टी का बंदा वो शर्मनाक हरकत करता है। नहीं, कौन आम आदमी पार्टी? पर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हुआ। देखिए आप एक बात बताएं, मोहल्ला क्लिनिक का एक स्टाफ है ना, वो नौकरी करता है, दिल्ली सरकार ने उसको नौकरी दी हुई है और वो नौकरी कर रहा है। बदनाम कौन हो रहा है? आम आदमी पार्टी नहीं हो रही। मैं तो चाहूंगा कि भगवान करे ना करे कि ऐसा किसी बहन बेटी के साथ हो। बदनामी वाली बात तो बात की है, जिस समाज के अंदर मैं अगर पार्टी भी छोड़ दूं, राजनीति भी छोड़ दूं और मैं एक समाज में जी रहा हूं और किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए मैं भी कहीं ना कहीं बदनाम हूं कि मेरे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी आप इस दफ्तर में बैठे हो, इस दफ्तर के अंदर आपका कोई कर्मचारी गलत काम कर देता है तो पार्टी बदनाम होगी नहीं होगी? नहीं, उसमें तो एक बात बताना, इस दफ्तर में लिमिटेड स्टाफ है 5 लोगों का, भी तो लिमिटेड ही था। मान ली अब उसको डील करने वाला जो डॉक्टर है वो कोई जिम्मेवार एक डॉक्टर है, वो भी जो एम्प्लॉय काम करना है वो उसको जानता नहीं है क्या उसकी पृष्ठभूमि है। इस दफ्तर के जो स्टाफ है उनकी सारी पृष्ठभूमि मैं जानता हूँ। अगर कोई कर्मचारी उस पर, हम ये तो कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार उस पर मजबूत से मजबूत एक्शन ले। क्या एक्शन लेगी? क्या एक्शन? मैंने कहा ना, आज सुबह ही मुझे उसकी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से मिली है, आप जैसे किसी पत्रकार साथी के माध्यम से, और ये तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ दिनेश जैन जी कि उस पर एक्शन जरूर होगा, और अगर उस पर एक्शन नहीं होगा तो आपके साथ मैं भी धरने पे बैठा हुआ पहला व्यक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब धरने की बात लास्ट में करिए, बीच में मना करते कि धरने पे बैठने से क्या होगा, अब लास्ट में बात करिए, धरने पे बैठेंगे। मैं आ जाऊं उस पर भी। मैंने आपको कहा अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है तब मैंने अवसर दिया, इंसानियत के तौर पे ऐसा ही अवसर दिल्ली सरकार ने छठ पूजा में भी भारत सरकार को दिया था कि वो खोले, अदरवाइज क्या पता हम वहां भी धरने पर जाते। चलिए यूं ही सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आने वाले निगम के चुनाव तक हम आपको ना पक्ष की बात करेंगे ना विपक्ष की बात करेंगे, सीधा निरपक्ष होकर जो है बात करेंगे। इसी तरह से जो है हर विधानसभा में जाकर जितने भी प्रत्याशी निगम के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पे सेवा करें या सामाजिक तौर पर, उनसे इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश, कैमरामैन नीतू के साथ CCN न्यूज़ दिल्ली।